हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि CUET UG BA पॉलिटिकल साइंस के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, और उस पूरी सीरीज में हम यहाँ पर देख रहे थे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को। इसका एक पार्ट हम लोग इस चैप्टर का पहले भी कर चुके हैं। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के बारे में इन दी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने लास्ट क्लासेस तक देख लिया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी है वो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर वो फर्स्ट इलेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक मैप देखेंगे। ये हमारे सामने एक मैप है और इस मैप में कुछ डेटा भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा डेटा है। तो इसमें आप लोग देख सकते होंगे कि कैसे यहाँ पर ये 1962 का इलेक्शन है, देन 1957 का इलेक्शन है, ये 1952 का इलेक्शन है। और इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी ये जो कैंडल बनी हुई है, सबसे बड़ी ये जो बार बनी हुई है, ये किसकी है? ये है कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया की, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। ओके, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पर क्या दिखाता है? इट शोज दैट व्हाट लेवल एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेचर द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड टिल द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो आपके स्टेट्स हैं, ओके, यहाँ पर आपके जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस है, इनकी यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है इनकी। ठीक है, बहुत ही कम स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपको स्टेट्स में सिर्फ देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और केरला। ठीक है, तो केरला में यहाँ पर क्या है, बहुत ही क्यूरियस केस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, और इनकी यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और आज तक अभी आप देखोगे तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर केरला में इन प्रेजेंट भी है। ठीक है, तो इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है यहाँ पर केरला में, इसका एक काफी इंपॉर्टेंट केस है। इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे आप लोग कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ना, जब आपको पहला इलेक्शन यहाँ पर हुआ था तो ये सेकंड सेकंड नंबर पर थी। इट मींस जो फर्स्ट नंबर पे आपकी कौन सी पार्टी थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। इसको मिल रहे थे 364 सीट्स आउट ऑफ 489। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन सी थी? ये थी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का काफी अच्छा खासा होल्ड था। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है, काफी अच्छा खासा होल्ड था उन एरियाज में जहां पर इनकी सीट्स आई होंगी। ऑल टुगेदर इसको आप 16 सीट्स में मत देखिए, क्योंकि जब आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये रहेगी। इट मींस ये अपोजिशन की वॉइस थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ज्यादातर आप स्टेट्स में देखोगे कांग्रेस को यहाँ पर मेजोरिटी मिली और इन्होंने फॉर्म की। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज हम लोग अपनी पिछली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कम्युनिस्ट विक्ट्री जो थी यहाँ पर केरला में, ये इंपॉर्टेंट की है हमारे इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब यहाँ पर 1957 में, इन मार्च 1957 क्या होता है, जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, इट मीन जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं इन केरला, इसमें होता यह है कि 126 में से 60 सीट्स कौन होती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिलती है, और साथ ही साथ इन्हें 5 इंडिपेंडेंट यहाँ पर कैंडिडेट्स का सपोर्ट मिलता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कौन से होते हैं? सपोज अगर कोई इलेक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनको पार्टी की तरफ से टिकट्स दिए जाएंगे, वो उनके ऑफिशियल कैंडिडेट्स होंगे, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई भी पार्टी अपना ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है, वो अपनी खुद की इमेज के ऊपर, अपने खुद के सिंबल के ऊपर वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो 5 यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का इनको सपोर्ट मिला और इनकी यहाँ पर गवर्नमेंट बनती है। और इसी के साथ थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या होता है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा जो थ्रू आउट द हिस्ट्री कभी नहीं देखने को मिला। वो चेंज क्या था कि टिल 1957 कम्युनिस्ट मूवमेंट तो आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिले होंगे, बट कहीं भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रजीम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ ये होगा कि इन 1957 केरला में दुनिया की सबसे पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो कि फॉर्म होती है थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ठीक है, अब आप लोग कहोगे हो सकता है आपको रशिया में देखने को मिले या चाइना में इसका एग्जांपल देखने को मिल जाए, बट वहां पर आप उसको डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हो। ओके, वो अथॉरिटेटिव रिजीम से, वहां पर डेमोक्रेसी से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। तो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक रिजीम दुनिया में सबसे पहला कम्युनिस्ट पार्टी का बना या गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वो आपकी केरला में थी। ये इसकी इंपॉर्टेंस है।
और इसके जो लीडर थे EMS नंबूदरीपाद, ठीक है, ये क्या हुआ, इन्हें यहाँ पर एज अ चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट यहाँ पर इनवाइट किया गया बाय द गवर्नर ऑफ केरला। ऑल्दो हमें यहाँ पर मिस हैंडलिंग देखने को मिलती है थ्रू द कांग्रेस गवर्नमेंट। मिस हैंडलिंग मतलब what? हमें पता है कि यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं इमरजेंसी से रिलेटेड, या फिर कुछ प्रोविजंस ऐसे दिए गए हैं जो कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो 356 ऑफ द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें होता यह है कि अगर सपोज दैट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी यहाँ पर ऑर्डर्स हैं या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, वहां पर उसे वहां पर खत्म कर दे। इट मीन्स वहां पर उनका जो रिजीम है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो अब ये क्या है, थोड़ा वेग है कि अब कैसे डिसाइड होगा, कौन डिसाइड करेगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यही एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई इन 1959। यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में, उसने इस आर्टिकल 356 का यूज किया केरला में, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो यहाँ पर ये गवर्नमेंट थी इसको क्या यहाँ पर एंड कर दिया गया। इससे हमें देखने को क्या मिलता है कि ये मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स है। इट मीन्स इस पावर को दिया क्यों गया होगा, जब कहीं ना कहीं स्टेट में मशीनरी का फेलियर हो। ओके, मतलब ये काफी एक सीरियस सिनेरियो में आपका यूज करने वाली चीज है, बट यहाँ पर देखने को क्या मिला, इसे यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से यूज किया गया इन वेरी अनसीरियस वे। ओके, तो ये क्या है, काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस रहे हैं। इंडिया की कुछ चंद कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में से एक ही डिसीजन हमें देखने को मिलता है। अब हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में देख लिया, अब ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं क्या सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी क्या मतलब है, इनकी जो आइडियोलॉजी रही होगी वो बेस्ड होगी सोशलिज्म पर। सोशलिज्म मतलब क्या, जो सोसाइटी के लिए वर्क करें। ठीक है, इट मीन्स जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो सोसाइटी एट लार्ज के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि वो इंडिविजुअल पे फोकस होनी चाहिए। इट मीन्स सोसाइटी एज अ टोटल का डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो रिच हो या चाहे वो पुअर हो, सबका एक इक्विटेबल अमाउंट में डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, और सारी जो भी फैसिलिटीज हैं वो सोसाइटी के लेवल पर मिलनी चाहिए सभी को, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक आइडियोलॉजी है जिस पर सोशलिस्ट पार्टी जो है हमारी बेस्ड थी। अगर अब आप इसका एक बैकग्राउंड देखोगे, ये सोशलिस्ट पार्टीज जो इंडिया में है इनका यहाँ पर ओरिजिन क्या है, तो इनका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा इन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। ओके, होता क्या है एक्चुअली कि कांग्रेस जो है वहां पर जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी थी हमारी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी थी, जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की जो लीगेसी को लेकर के आगे बढ़ रही थी, इसमें कुछ फैक्शन ऐसे निकल करके आए जो कि चाह रहे थे वो सोसाइटी के लिए कुछ ज्यादा वर्क करें। वो सोसाइटी के लिए क्या है, कुछ ज्यादा डेडिकेशन के साथ वर्क करें, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एजेंडा से मैच नहीं कर रही थी। तो हमें देखने को मिलेगा कि कुछ लीडर्स अलग करेंगे खुद को, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये होगी हमारी 1934 में। ज्यादातर इसमें कौन से ऐसे लोग होंगे जो यंग लीडर्स होंगे, जो ज्यादा रेडिकल होंगे अपनी अप्रोच को लेकर के, जो ज्यादा इगैलिटेरियन होंगे अपनी अप्रोच को लेकर के। और इसी के साथ हमें देखने को मिलेगा कि इनका फॉर्मेशन होता है, और ये इनका एक ओरिजिन आप कह सकते हो सोशलिस्ट का इन इंडिया। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि इन 1948 क्या होगा कि कांग्रेस अमेंड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंडमेंट यहां पर नहीं होगा। तो ये कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन जब होता है तो वो किसी ना किसी रूल्स के बेस पर वर्क करता है। जैसे हमारी कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर वर्क करती है, वो जो रूल्स लिखे हुए हैं हमारे वो लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ऐसे ही जो कांग्रेस पार्टी है या कोई भी दूसरी पार्टी होती है, हर पार्टी का अपना क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली वो पार्टी वर्क करती है। तो 1948 में कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में, इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस पार्टी में, वहां पर अमेंडमेंट किया, और एक वहां पर क्या है प्रोविजन डाल दिया कि अब कोई भी मेंबर डुअल मेंबरशिप या डुअल पार्टी मेंबरशिप नहीं ले पाएगा।
डुअल पार्टी मेंबरशिप क्या होती है? इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कुछ लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाते हैं और वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लिए भी वर्क करते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए वर्क करते हैं। बट जब 1948 में यहाँ पर प्रोविजन रखा गया तो अब एक डिलेमा खड़ा हो गया इन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर्स के लिए कि ये क्या करें। तो इन लोगों ने सिंपली चूज किया कि ये लोग क्या करेंगे, अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी का नाम रखा गया सोशलिस्ट पार्टी। ये बनती है 1948 में। तो अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हो सकते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1934 में हुआ। फिर इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? वो थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, तो ये इन ब्रीफ हमने यहाँ पर देखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में और सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो सोशलिस्ट पार्टी के कुछ लीडर्स कौन कौन से थे। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, EMS नंबूदरीपाद एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। वैसे ही यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पर आपके सामने 3 फोटोज दी हुई हैं। ये बहुत ही विजनरी लीडर्स रहे हैं हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट के। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भी इनके थ्रू JP मूवमेंट करके एक यहाँ पर मूवमेंट रन किया गया था। या फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये आचार्य नारायण देव की यहाँ पर फोटो है आपके सामने। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी रहे। इन्होंने, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इन्होंने जर्मनी से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह की। ओके, सो आप लोग सोचिए आज से नियर अबाउट 80-90 ईयर्स पहले ये जर्मनी गए और उसके बाद इन्होंने, मतलब काफ़ी एजुकेटेड पर्सनैलिटी थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और इन जैसी पर्सनैलिटीज़ की वजह से ही क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इतना ज़्यादा प्रिसाइज हो पाया, वो इतना ज़्यादा रिफाइंड हो पाया, उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे प्रोविजंस डाले जा सके। इन एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे दूसरे कंट्रीज़ के थ्रू, तो अफ्रीका की काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जब उनका इंडिपेंडेंस हुआ तो उनके पास एक भी ग्रेजुएट मेंबर्स नहीं थे। सोचिए, एक भी ग्रेजुएट लीडर्स नहीं थे। इसकी वजह से वो क्या है, उनको एक सही पाथ नहीं मिला, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं बना और वो आज तक सिविल वॉर और दूसरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बट हमारे सामने इतने विजनरी, इतने यहाँ पर आइडियलिस्टिक और इतने यहाँ पर वेल एडुकेटेड लीडर्स थे कि इन्होंने पूरे मूवमेंट को हमारे एक क्या है सही राह दिखाई और हमारा जो इंडिपेंडेंस है उसे हमने गेन किया। और ना सिर्फ इंडिपेंडेंस गेन किया बल्कि आज हम लोग एक अच्छी खासी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी, डेमोक्रेटिक पॉलिटी को भी रन कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। अगर आप लोग इस सोशलिस्ट पार्टी का प्रेजेंट डे फॉर्म में देखना चाहते हो कि ये सोशलिस्ट पार्टी ठीक है, उस समय तो ये थी और प्रेजेंट डे में क्या हम इनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो प्रेजेंट डे में आप देख सकते हो ये सोशलिस्ट पार्टी से टूट करके इनके काफ़ी सारे फैक्शंस बने। वो यूपी में आप समाजवादी पार्टी देख सकते हो, या फिर ये राष्ट्रीय जनता दल जो है, या फिर एक जनता दल यूनाइटेड करके है, फिर यह जनता दल सेक्युलर करके है। तो ये सारी पार्टी क्या है, ये ट्रेस करती हैं अपने ओरिजिन्स को इन सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का केस देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, कम्युनिस्ट पार्टी का केरला में क्या रोल था। अब हम लोग यहाँ, उसके बाद हम लोगों ने देखा सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। ठीक है, तो अब हमारे सामने यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है यहाँ पर कि इनका फॉर्मेशन वगैरह का है कि अर्ली 1920s में क्या है, ये इमर्ज होती है पार्टी। इट मीन्स ये धीरे धीरे ग्रो करती है थ्रू आउट द इंडिया। इनकी इंस्पिरेशन क्या थी, इट मीन्स ये पार्टी फॉर्म करने के पीछे इंस्पिरेशन क्या रही होगी, वो थी बोल्शेविक रेवोल्यूशन फ्रॉम रशिया। ठीक है, तो ये लोग क्या है, सोशलिज्म को एडवोकेट करते थे। इट मीन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पर ये भी बिलीव करते थे। ठीक है, और इनका मानना था क्या था कि जो कंट्री की प्रॉब्लम्स हैं उसको सोशलिज्म के थ्रू यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। बट अब आप लोग यहाँ पर सामने एक क्वेश्चन आएगा कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी उनका भी सोशलिज्म था और इनका भी सोशलिज्म है। तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी उनका जो आइडियोलॉजी थी वो थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। ठीक है, वो सोशलिज्म जो सोशलिज्म का जो हमारा हमने देखा जो एजेंडा था उनका, वो उसे डेमोक्रेटिक मैनर में लाना चाहते थे। बट ये जो कम्युनिस्ट थे, इनका यहाँ पर एम तो सोशलिज्म को स्टैब्लिश करना था, इट मीन सोसाइटी के लिए वर्क करना था। बट ये डेमोक्रेसी को लेकर के उतने ज़्यादा क्या है, ये हम कह सकते हैं पक्षधर नहीं थे। ऑल्दो जब आप इंडिया के केस में देखोगे कम्युनिस्ट का या सोशलिस्ट का, तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सोशलिज्म है, ये लगभग एट प्रेजेंट आपको सेम देखने को मिलेगा क्योंकि सभी यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को नियर अबाउट फॉलो करते हैं।
तो यहाँ पर 1935 में आप जब देखोगे तो कम्युनिस्ट ने क्या किया, इन्होंने वर्क किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी, ठीक है। हमने अगेन यहाँ पर देखा आपने कि वहां पर 1934 में वर्क कर रहे थे सोशलिस्ट। एक्चुअली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इसके अम्ब्रेला के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी और पार्टी से रिलेटेड लोग वहां पर वर्क करते थे, क्योंकि ये क्या था, एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन था और इसकी रीच काफी अच्छी थी। तो एक साथ वर्क करना इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के लिए ये काफी ईजी हो जाता था इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू। तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सोशलिस्ट रहे हों या थोड़े रेडिकल रहे हों या थोड़े डिफेंसिव जो उसमें रहे हों, ये सभी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर वर्क किया करते थे। अब इनके पास क्या था, ये यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड डिक्लेयर होता है, ठीक है, या फिर हमारा वर्ल्ड वॉर वन के यहाँ पे आप थ्रू देखोगे तो ये सब सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है जो भी वर्ल्ड में हो रहा होगा उसका इंडिया में, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, इनके काफी डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, कुछ पार्टीज कुछ ग्रुप्स आपके सपोर्ट करेंगे सोवियत यूनियन को, ठीक है, और कुछ ग्रुप्स आपके सपोर्ट करेंगे चाइना को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे एक सिंगल पार्टी के अंदर स्प्लिट्स होते हैं उन रीजंस की वजह से जो कि इंडिया से बाहर हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिपेंडेंस के पहले नहीं है, इंडिपेंडेंस के यहाँ बाद भी देखोगे 1964 में क्या है, यहाँ पर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, किसके बीच में, सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में। अब इससे क्या होगा, देखिए दोनों कंट्रीज जो थी, यूएसएसआर या सोवियत यूनियन या प्रेजेंट रशिया और जो चाइना, ये दोनों ही खुद को कम्युनिस्ट रिजीम यहाँ पर डिक्लेयर करती हैं, बट दोनों का जो कम्युनिज्म है वो अलग अलग है, उनकी जो बेसिक्स है ना वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इनके लीडर्स अलग उसको कैलकुलेट किया, उन्होंने अलग उसका इंटरप्रिटेशन किया, ठीक है। तो जब यहाँ पर सोवियत यूनियन और चाइना के आपस में इनके डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, तो इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा कि कम्युनिज्म जो इंडिया के अंदर है वो भी डिवाइड होगा। तो जो प्रो सोवियत फैक्शन होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, वो खुद को नाम रखेगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही, क्योंकि जब हम देखेंगे इसका ओरिजिन क्या था, सीपीआई का ओरिजिन है बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया का, ठीक है। बट इसी के अंदर जो कम्युनिस्ट चाइना वाले थे, उन्होंने क्या किया, अपना यहाँ पर नाम चेंज कर लिया CPIM, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, और उसके आगे के एम से माओइस्ट या माओइज्म, ठीक है। ये माओ जो है वहाँ के लीडर थे चाइना के। तो ये डिवाइड होता है इसके बीच में, और ये डिवीजन आप देखोगे आज तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से या इस सब टॉपिक से हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बन सकता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो वो बन सकता है इनके ऊपर। ये इंडिया के इंडियन नेशनल मूवमेंट के सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज में से एक रहे हैं। ये MN रॉय इनका नाम है। ये क्या है, फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, साथ ही साथ इन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्टैब्लिश इन्होंने फाउंड किया था इस पार्टी को भी, ठीक है। और ये काफी ज्यादा वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी थे, इन्होंने काफी ज्यादा कॉमेंटर रहा हो या फिर जो भी मतलब इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर काफी सारे इन्होंने जो इनके हुआ करते थे आपस में डिबेट्स एंड डायलॉग्स कम्युनिस्ट पार्टी के, उसमें हिस्सा लिया करते थे। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने एक फैक्ट है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो है कि इन्होंने प्रपोज किया था क्या चीज, एक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको पता होगा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो ग्रुप थी, वो लोग थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया था, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया था, उसको पूरा डिसाइड किया था कि इसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। इसको चेयर किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के थ्रू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, इस मैं कहूंगा इस पूरे चैप्टर के पर्सपेक्टिव से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा विद रिलेशन टू दी एग्जाम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, और ये काफी छोटा सा हमारा आज का जो चैप्टर था। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कैसे आगे चीजें बढ़ती हैं। ओके, सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।